हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 जून है, थोड़ा लेट हुआ है आज क्योंकि हमने आज न्यूज़ को भी इंक्लूड कर दिया है। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन किया करते थे तो उसी फॉर्म में वापस से चलते हैं। जिनको भी समय ज़्यादा लग रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेशेंस रखें, और डिस्कशन में समय ज़्यादा लग रहा है आपको समय देना चाहिए, क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं, उसमें भी अगर एडिटोरियल को कवर कर रहे हैं, उसके साथ आप आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, और उसमें समय तो लगेगा ही। अगर आप क्वालिटी को कम करेंगे तो समय भी कम हो जाएगा, क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा। तो जाहिर तौर पर मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सभी लोग क्वालिटी की ही डिमांड करेंगे, और लगातार हमारा यही प्रयास है कि जो यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जाए, ना कि जो बाकी लोग कर रहे हैं। एक यूट्यूबर की तरह यहाँ पर मैं आपके सामने नहीं आती हूँ। मेरी एक कोशिश होती है कि एक फैमिली मेम्बर की तरह मैं आपकी मदद करूं इस तैयारी में, जो भी मदद कर पाऊं। तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए और व्यूज़ ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप लोग अगर कल देख रहे हैं, फिर नहीं देख रहे हैं, फिर एक दिन देख लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। तो जितने लोग एटलीस्ट रेगुलर व्यूअर हैं वो रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ को देखना शुरू करें। आइए स्टार्ट करते हैं कोटेशन से, और आज का कोटेशन है, यू कैन नॉट हैव पीस विदाउट सिक्योरिटी एंड यू कैन नॉट हैव सिक्योरिटी विदाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर किसी का विकास होगा, निचले स्तर पर विकास होगा, तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि हर किसी को एक सिक्योरिटी मिली हुई है। चाहे सिक्योरिटी किसी भी टर्म्स में आप देख लें, आज हम कई सारी सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक टर्म्स में सिक्योरिटी की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी भी अब एक अहम इशू बन चुका है। तो ऐसे किसी भी टॉपिक में आप कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। और आज के डिस्कशन में क्या कुछ है, तो आज थोड़ा लंबा डिस्कशन हो सकता है, बिकॉज हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ओवरऑल जितना न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस का वो सब कवर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कोई और न्यूज़ की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें हम लोग देखेंगे आज 3 आर्टिकल को, जिसमें कि एक होगा डिप्लोमेसी आफ्टर गालवान, जो कि सी राजा मोहन साहब का है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। स्पेंडिंग आर वे आउट, ये इकोनॉमी पर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आर्टिकल को लिखा गया, और EIA का जो नॉर्म है उसको एक्सप्लेन में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ में आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है, जो हमेशा आपको दिया जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे और प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर भी चेक करेंगे। तो देखिए क्या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेगा इस पूरे डिस्कशन में अगर आप बने रहेंगे तो। EIA नॉर्म्स में आज आपको मैं बताती हूँ कि बहुत सारे अलग फैक्ट्स आपको जानने के लिए मिलेंगे, नो डाउट। ये जो अभी बैन किया गया है, जो एप्लीकेशंस हैं, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, इसके पीछे कौन सा एक्ट लगाया गया है जिसको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो वो न्यूज़ भी हम लोग कवर करेंगे जो एक्सप्लेन पेज पर आया हुआ है। एंड बेगूसराय ब्रिज के बारे में बात करेंगे, कोवैक्सीन क्या है, फिर कोलोंगचू प्रोजेक्ट ये कौन कौन से देश के बीच में है, इंटरपोल से जुड़ा हुआ न्यूज़ आया हुआ है, एंड कम्युनिटी पॉट क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन में आपको जानने को मिलेगा। तो एक आर्टिकल है डिप्लोमेसी आफ्टर गालवान, दूसरा होगा स्पेंडिंग आर वे आउट, तीसरा है रीडिंग द ड्राफ्ट EIA नॉर्म्स। न्यूज़ देख लेते हैं, तो हम लोग डिस्कशन को यहीं से शुरू करेंगे, आगे चल करके आर्टिकल पर पहुंचेंगे। तो न्यूज़ की जानकारी सबसे पहले लेते हैं, नेशनल न्यूज़ में चलते हैं। बैन ऑन टिकटॉक ETC वाई हाउ व्हाट नाउ। तो ये आपको एक्सप्लेन्ड पेज पर इमेज दिख रहा होगा, वहाँ पर आप जाके इसको एक बार खुद भी पढ़ेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ कि टोटल जो अभी 59 एप्लीकेशंस को बैन किया गया, उसमें बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि टिकटॉक है, UC ब्राउज़र है, ये एक ब्राउज़र जिस तरीके से आप गूगल क्रोम वगैरह को यूज़ करते हैं वैसे UC ब्राउज़र आपने देखा होगा। इसके अलावा बता दें कैम स्कैनर, खास करके जो स्टूडेंट हैं वो कैम स्कैनर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन उसकी जगह पर अभी इंडियन एप्लीकेशन भी एक है, नोट करके कुछ नाम है, आप सर्च करिएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड शेयर इट को भी इस एप्लीकेशन में शामिल कर लिया गया, यानी कि ये जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे थे उसको बैन कर दिया गया है। तो ये जो बैन हुआ इसके पीछे ऑब्वियसली लीगल एक्शन है, और इस लीगल एक्शन के पीछे जो लीगल बेसिस है वो क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा सेक्शन 69A के बारे में, हमने इसका जिक्र कई बार किया हुआ है।
तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत ये सेक्शन 69A आता है, जिसके तहत ये बैन अप्लाई किया गया है। पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। याद रखिएगा, अब ये जो एक्ट है ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज इतना बड़ा स्टेप है भारत का चाइना को काउंटर करने के लिए। और अभी तक तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन जो एप्लीकेशंस वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जब उसको इस तरीके से बैन कर दिया जा रहा है तो जाहिर तौर पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर अभी उन कंपनियों पर क्रिएट हो गया होगा। आपको बता दें, जूम भी इस बड़े बड़े एप्लीकेशंस में से एक है। तो बहुत सारे लोग जूम एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे थे वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जो कि अब बैन कर दिया गया है। तो इस पर कई सारे सवाल उठते हैं कि ये जो बैन है वो कब तक इन्फोर्स रहेगा, क्या इस पर परमानेंट बैन हो जाएगा, कभी इसको उठाया नहीं जाएगा। तो इन्हीं सब के बारे में आगे डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। इसमें अगर अभी हम ये सोचते हैं कि क्या परमानेंटली इसको बैन कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है। कुछ कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते कैसे होते हैं। अभी जिस तरीके से वहाँ पर लद्दाख में जो सिचुएशन राइज है, गलवान वैली में जिस तरीके का स्टैंड ऑफ है और लगातार टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक ये बैन रहेगा और कंपनियों के ऊपर इसका कितना दबाव पड़ता है और वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर किस तरीके से दबाव बना पाती है। ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होंगी। तो जैसा कि टिकटॉक को बैन करने के लिए इसके पहले भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनका ऑर्डर आ चुका था, मद्रास हाई कोर्ट ने इसको बैन करने के लिए कहा था, ऐसे कई एक्शंस को पहले भी लिए गए हैं। लेकिन अब इसको चूंकि पैन इंडिया लेवल पर लिया गया है और सेंटर का डिसीजन है, ये इसमें लीगल बैकिंग दी गई है, तो अभी इसके बारे में और बातें हमें आगे पता चलती रहेंगी। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द बैन, इसके क्या इम्पैक्ट हैं वो भी कहा गया है। आपको बता दें, भारत में 100 मिलियन एक्टिव यूजर्स से ज़्यादा लोग हैं जो टिकटॉक को यूज़ करते हैं। इवन आपने भी कभी ना कभी यूज़ किया होगा, टिकटॉक की वीडियोस को देखा होगा। हेलो, लाइक, ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत वाइड लेवल पर इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसको बंद करने से ऑब्वियसली इनके जो यूज़र्स हैं वो चले जाएंगे और इन एप्लीकेशंस का, इन कंपनियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आई ऑन बिहार पोल, ये भी नेशनल न्यूज़ में हम देखते हैं। बेगूसराय ब्रिज प्रोजेक्ट को क्लियर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो न्यूज़ इस तरीके से है कि बिहार में चूंकि इलेक्शन होने वाला है और इसको देखते हुए हो सकता है सेंटर ने ये फैसला लिया है, बेगूसराय ब्रिज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है बेगूसराय ब्रिज का, ये बिहार की स्थिति को कितना अच्छा बनाएगा, कितना डेवलपमेंट में उसकी मदद करेगा, उसके बारे में भी न्यूज़ दिया हुआ है कि ये नॉर्थ से लेकर के साउथ बिहार के टाउन को जोड़ेगा। यानी कि जो नॉर्थ बिहार है वहाँ से साउथ बिहार में जो मुंगेर और भागलपुर वाला जिला है उनको ये कनेक्ट करेगा। साथ ही झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों से भी दूरी को कम करेगा। जो नेबरिंग कंट्री नेपाल है वहाँ से डिस्टेंस को कम करेगा। और इस तरीके से ये जो ब्रिज है ये कई तरीके से एक डेवलपमेंट का काम करेगा। एक दो चीज़ें आपको याद रखनी है, वो है यहाँ पर NH31 का जिक्र किया गया है, दैट ऑल्सो ज्वाइंस द नेशनल हाईवे 31 जो कि पटना मोकामा रूट पर है और नेशनल हाईवे 80 जो बेगूसराय और पूर्णिया रूट पर है। तो ये भी इसमें इस ब्रिज के लिंक होने पर ये सारे रीजंस भी न्यूज़ में है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इसको अभी और न्यूज़ आते रहेंगे। हालांकि ये कहाँ पर है बेगूसराय ब्रिज प्रोजेक्ट, ये आपको याद होना चाहिए। जो लोग ऑब्वियसली बिहार से नहीं है या उसके आसपास के क्षेत्र से नहीं है तो उनको मालूम नहीं होगा, इसलिए ये याद रखना है कि ये बिहार का प्रोजेक्ट है। और अब हम लोग देखते हैं अगले न्यूज़ को, विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। और हमारा पहला न्यूज़ होगा, भारत बायोटेक्स कोविड वैक्सीन फर्स्ट इन इंडिया टू गेट अप्रूवल फॉर ह्यूमन ट्रायल। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बेहतरीन न्यूज़ भी कह सकते हैं। कोवैक्सीन के नाम से एक वैक्सीन तैयार किया है, किसने? भारत बायोटेक ने। और इसको जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली रेगुलेटरी एजेंसी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, याद रखिएगा, ये कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है, CDSCO, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है भारत बायोटेक को कि वो ह्यूमन ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कर सकते हैं। कोवैक्सीन यानी कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने में अभी विश्व के सारे देश, जो बड़े बड़े देश हैं, वो जुटे हुए हैं और उसमें भारत भी एक है। और अगर ये कोवैक्सीन जो है वो ट्रायल सफल होता है और
इसमें हमें कामयाबी मिलती है तो यू कांट इमेजिन कि भारत फिर किस तरीके से लीड करेगा पूरे वर्ल्ड को। तो लेट अस सी क्या होता है, बाकी इसमें किसका किसका कोलैबोरेशन है ये सब जान लेना है हमें। द वैक्सीन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन सभी का कोलैबोरेशन है इसमें। तो भारत बायोटेक और उसके अलावा ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ये सब इन्होंने मिलकर के NIV इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, और ICMR वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीन के डेवलपमेंट में इन्होंने भी अपना सपोर्ट किया है, इन्होंने अपना रोल प्ले किया है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सारी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल अगर हम न्यूज़ को जानना चाहें आज की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि लगातार इंडिया नेपाल और इंडिया चाइना के रिश्ते में जिस तरीके से कड़वाहट हो रही थी, तो उसके बाद लोगों ने इंडिया और भूटान के रिश्तों पर भी बातें करनी शुरू कर दी थी कि भूटान ने पानी को रोक दिया है और ये सारी बातें, लेकिन हालांकि उसको बाद में भूटान के ऑफिशियल्स ने मना कर दिया था। अब हम बात करें एक पॉजिटिव न्यूज़ की जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ। इस प्रोजेक्ट का नाम है कोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत और भूटान के बीच में चलाया जाएगा, बनाया जाएगा। 600 मेगावाट का ये पूरा प्रोजेक्ट है और ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंडिया भूटान के रिलेशन को मजबूत करने के लिए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमारे सामने है जिसमें कि भारत अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला न्यूज़ एक इमेज के फॉर्म में थी, कई बार आपके काम आ सकता है या प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, यू नेवर नो। तो पेरू लीमा का ये न्यूज़ है कम्युनिटी पॉट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कम्युनिटी पॉट किस चीज़ से संबंधित है, ये न्यूज़ में था। तो ये अभी कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से सिर्फ भारत नहीं बल्कि कई सारे देशों में, खास करके पेरू हो गया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा समस्या हंगर की अराइज हो गई और उसको टैकल करने के लिए कम्युनिटी पॉट जैसे प्रोग्राम्स की व्यवस्था की गई थी और ये अभी वहाँ का नॉर्मल फीचर बन चुका है। तो इसलिए याद रखिएगा ये जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके का प्रोग्राम लीमा पेरू में चलाया जा रहा है। और अब हम लोग आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आपको एडिटोरियल के बेसिस पर दिया गया है। 3 सवाल आपको दिए गए हैं, आज 3 आर्टिकल हैं, उस पर बेसिस पर ये 3 सवाल हैं। इसको आप लोग प्लीज़ ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसी पर आधारित ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो अपने तरीके से अपना आंसर लिखना ज़रूर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कोलोंगचू प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने बता दिया है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा सवाल इंटरपोल पर आपसे पूछा गया है और तीसरा सवाल EIA पर आपसे पूछा गया है। दैट इज़ जो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पर, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। बेगूसराय ब्रिज प्रोजेक्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, फीचर्स ऑफ क्लासरूम प्रोग्राम। देखिए अभी ये जो स्थिति है इसमें ऑफलाइन कोर्सेज जो कि ऑलमोस्ट जगह पर बंद हैं और इसमें अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में आपको हेल्प कर रहे हैं। जिनको भी जो लोग फ्रेशर हैं या उनको गाइडेंस के लिए हेल्प चाहिए तो वो हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। गाइडेंस का जो प्रोग्राम है वो आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है अभी। इसमें आपका एक ग्रुप होता है और गाइडेंस नहीं बल्कि इसको आप सुपरविजन समझ सकते हैं। तो 8750069419 पर एक बार ज़रूर पता करें। अगर किसी के भी मन में ये बात आती है या कोई अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहता है, कोई अपने छोटे भाई बहन के लिए मदद चाहता है, तो वो भी कॉल करके डिटेल्स जान सकते हैं कि कोचिंग में किस तरीके से आपको गाइडेंस मिल रहा है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमेसी आफ्टर गालवान, सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल है ये। और स्थिति जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इंडिया चाइना के बीच में टेंशन वाली स्थिति बनी हुई है और गालवान में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ और वहाँ पे जो सिचुएशन अराइज हुई उसके बाद ये समझ पाना काफ़ी अभी इस समय में कठिन है कि आगे की रणनीति और पॉलिसी किस तरीके की होगी। तो इनका राइटर का कहना है कि गालवान इज़ द लास्ट स्ट्रॉ। अभी क्या हुआ, एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें हुई इंडिया और चाइना की। जब हम बात करते हैं तो जब हम बायलैटरल रिलेशन का जिक्र करते हैं तो गालवान तो एक आप कह सकते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ की तरह है, लेकिन इसके पहले और बहुत सारी चीज़ें हुई जैसे कि अदर जगह पर जो बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, चाहे वो कभी डोकलाम का मुद्दा राइज हो रहा है, कभी दीपसांग में दिक्कत आ रही है, कभी अरुणाचल प्रदेश के किसी हिस्से में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट भारत चाइना के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है।
और इन दोनों के बीच का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो लगातार क्लैश हो रहा है, इंडिया एंड चाइना का। और ऐसे में इस रिलेशन को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, कैसे उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हाउ द करंट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन लद्दाख इज रिजॉल्व। अब ये आगे इस चीज़ पर बिल्कुल निर्भर करेगा कि जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है लद्दाख में वो कैसे रिजॉल्व होता है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा कि आगे जो सिनो इंडिया रिलेशनशिप है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कन्फ्रंटेशन है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, राइट, पल भर में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, जैसे कि हमेशा से होता आया है। 2013 में स्टैंड ऑफ हुआ था, 17 में स्टैंड ऑफ हुआ था, इवन 2014 में भी स्टैंड ऑफ हुआ था। तो वैसे ही 2020 का भी जो स्टैंड ऑफ है वो एकदम नॉर्मल तरीके से ख़त्म हो जाए। और तो ये उस बात पर निर्भर करेगा कि आगे की पॉलिसी फिर क्या होती है। जिस तरीके से ये जो स्टेटस को है वो नॉर्मलिसी की कंडीशन में जाएगा, उसी पर इंडिया की भी नीति आगे के लिए तय होगी। ठीक है, सो इफ़ द मिलिट्री स्टैंड ऑफ कंटिन्यूज, अगर मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जैसे अभी जो स्थिति बनी हुई है, अगर वो आगे और कंटिन्यू होती है, देन दिल्ली विल हैव टू फुली प्रिपेयर इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली दिल्ली को अब अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, बिकॉज मिलिट्री स्टैंड ऑफ ज़्यादा दिन तक रहना और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाना, उसके लिए जाहिर तौर पर किसी भी देश को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट भारत को अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों फ्रंट पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि जो दिल्ली की जो आगे पोस्ट गलवान डिप्लोमेसी होगी वो किस तरीके से होगी, वो उसके ऑब्जेक्टिव को तय करेगा। नीड टू ब्रिज द असिमेट्री। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं, लोग हैं जो ये बताते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा असिमेट्री है। असिमेट्री किस चीज़ में है? इंडिया और चाइना के जब हम पावर की बात करते हैं तो काफ़ी असिमेट्री है और उस असिमेट्री को ब्रिज करने की ज़रूरत है, उसको फुलफिल करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स को सजेस्ट किया गया है वो जानिए। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री अलायंस। तो एक तो ऑप्शन क्या है कि जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, जैसे इजराइल मान लीजिए आप, और अदर कंट्रीज़ मान लीजिए, फ्रांस मान लीजिए, इन सब के साथ अभी जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, यूएस, इनके साथ अभी भारत का रिलेशन काफ़ी अच्छा समझा जा सकता है। तो इनके साथ मिलिट्री अलायंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कैसे कपल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सो अभी कुछ स्टेप्स तो लॉन्ग टर्म हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आईआर में दो तरीके से हम चलते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होती है। जाहिर तौर पर अभी सरकार शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की तरफ जाना पसंद करेंगे। तो उसके लिए क्या हो सकता है यहाँ पर, अब ये डिपेंड करेगा कि इंडिया का अभी जो करंट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है वो किस तरीके से रहेगा चाइना के साथ और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो अभी जैसा हमने देखा था कि लास्ट वीक मॉस्को विजिट पर गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तो वो भी एक तरीके से स्ट्रेटजी का पार्ट माना जा सकता है, क्योंकि अभी हम आगे देखें कि रशिया के साथ हमारा आर्म डील कितना ज़्यादा है और ऐसे में जो कॉन्फिडेंस है उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे देशों के साथ जो हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स होते हैं। और कहीं ना कहीं उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर का विजिट भी था मॉस्को में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंडियाज डिपेंडेंस ऑन रशियन आर्म्स। अब ये आते हैं सेम पॉइंट पर कि जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है उसके बाद भारत की डिपेंडेंसी रशिया के आर्म पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये भी एक कारण था जिसकी वजह से कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पर विजिट किया, सो दैट कि क्या आगे की सिक्योरिटी पॉलिसी होगी और चाइना के साथ इस कन्फ्रंटेशन में भारत की कितनी मदद रूस करता है और कितना एक्सेस प्रोवाइड करता है, इसको जानना और इसको परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वहीं अगर हम यूएस की बात करें, सो द यूएस हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। तो अब यूएस की अगर बात करते हैं तो यूएस बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, ठीक है। मीन वाइल यूएस हैज इमर्ज अ मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया। कैसे? तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, आंसर लिखने में काम आएगा। C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चिन्यूक, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये सारे जो हमारे पास एक से एक टेक्निक है और वो सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? यूएस से ली गई, इतने भी ये एयरक्राफ्ट्स हैं। तो इसमें हम ये मान सकते हैं इस समय में कि यूएस के साथ अभी डिफेंस पार्टनरशिप भारत का बहुत अच्छा है। एंड अगर रशिया की बात करते हैं, सो देयर हैज़ बीन रिपोर्ट दैट रशिया दैट चाइना इज प्रेसिंग मॉस्को नॉट टू सेल अ न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया। अभी आपने भी न्यूज़ सुना होगा कि चाइना ने एक तरीके से फोर्स या फिर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है रशिया पे कि बाकी और नए जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो भारत को ना बेचे जाएं।
तो अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी इस समय में अगर हम सिनो रशिया स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कोऑपरेशन की बात करें तो वो कहीं ज़्यादा है, नो डाउट। अभी रशिया और चाइना काफ़ी करीब हैं एज कंपेयर टू जो रशिया और भारत के बीच में रिलेशन एक समय में हुआ करता था, खास करके नेहरू जी का समय था या इंदिरा गांधी का समय था, उस समय में जो रिलेशन हुआ करता था उसके कंपैरिजन में आज आज भारत और यूएस का जो कोऑपरेशन है वो ज़्यादा है। और ये एक यहाँ पे अहम कारण, क्लू और कॉज दे सकता है रशिया को कि वो भारत की मदद ज़्यादा बढ़ चढ़कर क्यों करे। हालांकि ऑब्वियसली ये आईआर है, यहाँ पर हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन किसका परम मित्र है, ये तो इस समय में आपको देखने को मिलेगा ही। सो अनलाइक रशिया पब्लिक स्टैंड ऑन न्यूट्रलिटी बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। अब रशिया यहाँ पर, चूंकि रशिया ऑब्वियसली हमारा मित्र देश है और उसमें रशिया यही कोशिश कर रहा है कि वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे विद इंडिया एंड चाइना, कि ना तो वो चाइना के पक्ष में रहे पूरी तरीके से, ना ही इंडिया के पक्ष में रहे पूरी तरीके से। लेकिन इस पे हमें ये देखने को मिला कि वाशिंगटन यानी कि यूएस पूरी तरीके से दिल्ली को फेवर करने को तैयार है। कारण आपको मालूम है कि यूएस का अपना कन्फ्रंटेशन है चाइना के साथ, अपना अलग ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तो और दूसरी तरफ चाइना को काउंटर करना यूएस का एक अहम उद्देश्य है। और ऐसे में कई बार ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन ने इरिटेट भी किया है भारत को। जब भी उनका स्टेटमेंट आया कि हम मीडिएशन करना चाहते हैं इंडिया चाइना के बीच में, तो ऑब्वियसली यहाँ के ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स की तरफ से उसको मना किया गया। लेकिन हमें ये जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों में से जो यूएस इस समय है काफ़ी वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ इंडिया इज़ रेडी टू एक्सेप्ट ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब यहाँ पर आगे कुछ एक चीज़ें और अराइज होती हैं कि इस समय में जो सिचुएशन है उसमें यूएस नो डाउट बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है भारत की, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को मदद पहुँचाना हो, इंडियन आर्म फोर्स को हेल्प करना हो, या फिर एयरक्राफ्ट को सेल करना हो, टेक्नोलॉजी को सेल करना हो, डिफेंस ओरिएंटेड जो भी हेल्प हो उसको पहुंचाना हो भारत के पास। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी यूएस की भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक अनसर्टेन पॉलिटिकल मोमेंट है इस समय में। कैसे? ऑब्वियसली नवंबर का समय है जब वहाँ पर इलेक्शन आगे होने वाला है, और इस इलेक्शन के दौरान एक तरफ क्या है, कोरोना वायरस का क्राइसिस है और कोविड क्राइसिस को ट्रंप साहब ठीक से झेल नहीं पा रहे हैं, और उनका जो मिसमैनेजमेंट है वो वहाँ अमेरिकन को दिख रहा है। और जाहिर तौर पर ये ट्रंप साहब के ऑपोजिशन को काफ़ी मदद पहुंचा सकता है उनके इलेक्शन में। तो एक तरफ जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, अब इलेक्शन के बाद वहाँ पर क्या डिसीजन आता है, वहाँ के लोगों के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है, ये निर्भर करेगा कि भारत के साथ अमेरिका की नीति आगे की कैसी होती है। क्योंकि जब भी कोई नई गवर्नमेंट चुन करके आती है तो वो उसी इंथुजियाज्म के साथ या उसी कोऑपरेशन के साथ आपके साथ तुरंत काम नहीं कर सकती जो कि पिछली गवर्नमेंट कर रही होती है। तो अगर सेम गवर्नमेंट चुन करके आती है, जो अभी हमारा रिलेशन हम मेंटेन कर रहे हैं वो तो हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई और गवर्नमेंट वहाँ पर आती है तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक सोचने वाला विषय होगा कि तब यूएस का जो रिएक्शन है इंडिया की तरफ और चाइना के साथ जिस तरीके से अभी है, तब वो कैसा होगा। अमेरिकाज स्टेक इन चाइना। अब हम चाइना की बात करें तो जाहिर तौर पर अमेरिका का अपना स्टेक है चाइना में। एक तो हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक लेवल पर बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम इकोनॉमिक लेवल पर बात करना नहीं भूल सकते। रशिया से ज़्यादा अगर किसी का स्टेक है चाइना में तो वो है अमेरिका। अमेरिका का स्टेक सबसे ज़्यादा है चाइना में, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, इकोनॉमिक डिपेंडेंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है एक दोनों देशों का एक दूसरे पर, और ये इस बात को भी हमें नकारना नहीं चाहिए। दूसरा, यूएस सपोर्ट टू इंडिया। अब इंडिया के सपोर्ट की बात करते हैं तो नो डाउट अप्रिशिएबल है जो एफर्ट है यूएस का दिल्ली को सपोर्ट करने का, वो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा है। ना ही सिर्फ इस समय में जब ये कंडीशन अराइज हुई है, बल्कि इससे पहले भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को बदला भारत ने जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को ना उठने देना और बीजिंग या पाकिस्तान को वहाँ पर मॉडरेट करना में जो हेल्प किया है वो जाहिर तौर पर अमेरिका और जो भारत के अदर वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया। इसके अलावा अगर आप और लेवल पर जाकर के देखें तो डीपर मिलिट्री कोऑपरेशन विद वॉशिंगटन, दिल्ली वुड वांट टू मूव विद केयर रादर देन रश इनटू इन द मैनर दैट जवाहरलाल नेहरू डिड ड्यूरिंग द 1962 वॉर। तो 1962 वॉर के समय में जो भारत था और आज जो भारत है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। इस बात को
पॉलिटिकल लीडर्स को समझने की ज़रूरत है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है कि आज भले ही चाइना नो डाउट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर में से एक है पूरे वर्ल्ड में, और ऑब्वियसली इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है चाइना का अदर वर्ल्ड के साथ, अदर कंट्रीज़ के साथ, इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आज जो स्थिति है, आज जो भारत है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दिल्ली कम्स आउट ऑफ द क्राइसिस वाउंडेड इट ट्रबल्स एट होम एंड वर्ल्ड विल माउंट सिग्निफिकेंटली। इस समय में जब एक तरफ भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है और दूसरी तरफ ये जो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्रिएट किया है चाइना ने, जाहिर तौर पर यह आगे चल करके भारत को चाइना के साथ एक हार्डर पॉलिसी बनाने पर मजबूर कर सकता है। इसके बाद बाकी जो अदर वर्ल्ड हैं वो जाहिर तौर पर इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। भले ही ये सही बात है कि लोग खुल कर के सामने नहीं आ रहे हैं, खुल करके बीजिंग का जो यानी चाइना का एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर होता है दूसरे देशों पर, उनके पार्टनर देशों पर, भले ही वो उनका अपोज चाइना का खुल करके ना कर रहे हों, लेकिन वो आज जो भारत है उसको भी वो पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर भारत यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, ये जो चाइना की अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको रोकने में अगर भारत यहाँ पर कामयाब हो जाता है, तो हमें एक नया जियोपॉलिटिकल इवोल्यूशन एशिया में देखने को मिलेगा और भारत फिर एक अलग पावर के रूप में इस पूरे एरिया में, एशिया में जाना जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पे जो अलग अलग आपको रणनीति देखने को मिल रही है, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा। तो लेट अस सी आगे क्या होता है। आपको इसी पर सवाल पूछा गया है, ज़रूर आंसर लिखेंगे इसके पर। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, स्पेनिंग आवर वे आउट। ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स एसोसिएट करेंगे इस आर्टिकल को, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की। इकोनॉमी के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसी तरीके की या उससे थोड़ी ज़्यादा खराब आज देश की इकोनॉमिक कंडीशन है, या यूं कहें कि विश्व की इकोनॉमिक कंडीशन है। आईएमएफ ने एस्टिमेशन बता दिया है -4.9% कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है भारत की इकोनॉमी, और इवन जो पूरा वर्ल्ड है उसका इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ ही नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने भी क्लियर कर दिया है कि ग्रोथ जो है वो 4 दशक में पहली बार इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी इस बार इतनी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो दशकों में अब जा कर के हो रही हैं, यानी बहुत समय से ऐसा नहीं हुआ था। ऐसे में इकोनॉमिक पैकेजेस को अनाउंस किया जा रहा है, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके। डिमांड को एग्रीगेट करने की कोशिश की जा रही है, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एकमात्र विकल्प है अब हमारे पास, यानी कि गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही हमें इस इकोनॉमिक क्राइसिस से उबार सकता है। आते हैं कीन्सियन थ्योरी पर। उनका कहना है, कीन साहब का ये कहना है, इन्होंने अपनी थ्योरी जब दी थी तो इन्होंने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ को ट्रिगर करने के कुछ एक तरीके होते हैं, उसमें से 4 तरीके हो सकते हैं। आप उसको कंजम्पशन बढ़ा करके जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा दें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दें, या फिर आप नेट एक्सपोर्टर्स जो हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें। तो इससे जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ने लग जाएगी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें डिमांड को क्रिएट करना, हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होता है। ये कीन्स थ्योरी का सजेशन है। इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, इन 4 चीज़ों की बात करते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, तो वो बिल्कुल इसी सीरीज में है, इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। भारत की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी मानी जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जो है वो कंजम्पशन का है। तो कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास इनकम बढ़ेगा, तभी डिमांड बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन के बढ़ते ही इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ने लग जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो एक्सपोर्ट है वो सब जाकर के फिर इकोनॉमी को मदद पहुंचाएंगे। तो अब डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या कुछ ऑप्शन बच गए हैं। शार्प डिक्लेरेशन इन क्रेडिट सप्लाई। अगर हम क्रेडिट सप्लाई की बात करें, नो डाउट आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स को लॉन्च किया, साथ ही बैकअप देने की कोशिश की, किसको? बैंकों को। आरबीआई ने रेपो रेट को बहुत कम किया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट्स को बहुत घटाया ताकि क्रेडिट सप्लाई हो सके, लोन्स आगे दिया जा सके। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आई? जब हमने देखा कि IL&FS डिक्लाइन होता है और उसके डूबने से एक वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई 2018 सितंबर में, और उसके बाद एक के बाद NBFC सेक्टर में जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ,
और उसने भारत में कंजम्पशन ग्रोथ को बहुत नीचे कर दिया, इन्वेस्टमेंट को नीचे कर दिया, साथ ही क्रेडिट सप्लाई जो है वो स्क्वीज हो गई। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे इवेंट इस दौरान में हुए और उसके बाद ये कोविड-19 का पेंडेमिक जिसने इकोनॉमी को पूरी तरीके से झकझोर दिया। वाइल द गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैव टेकन इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स, तो गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि लिक्विडिटी को मेंटेन किया जाए मार्केट में। लिक्विडिटी मतलब मनी के फ्लो को मेंटेन किया जाए मार्केट में, और जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस है उसको अनसर्टेन से सर्टेन किया जा सके, बैंकर्स जो हैं बैंकों को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, और इंडस्ट्री को हेल्प करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। बट हमने ये देखा आगे चल करके कि इन्वेस्टमेंट रेट आज काफ़ी डिक्लाइन हो गया है। एक रिपोर्ट में बताया है आरबीआई ने कि कितना ज़्यादा आज जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वो डिक्लाइन हो चुका है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली जो साउंड पॉलिसी हमारे पास नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी, और इकोनॉमिक जो ग्रोथ दिख रहा है ऐसे में लोग इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि आपको मालूम है अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो हमें हायर रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, यानी इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ही ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। इकोनॉमिक सिनारियो जो है वो लगातार डिटोरिएट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, कैसे हम इकोनॉमी को बचा सकते हैं, जब अभी हमने क्या देखा, कंजम्पशन नीचे चला गया, इन्वेस्टमेंट नीचे चला गया। अब देखिए ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन भी इसी दौरान होता है। 2009 के बाद अगर हम बात करें तो आज बिकॉज ऑफ द टेंशन, ये जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन बढ़ा, इसने भी ग्लोबल लेवल पर ट्रेड को काफ़ी डिसरप्ट किया। आपको याद होगा कोरोना वायरस के पहले की जो स्थिति थी उसमें यूएस का ईरान के साथ टेंशन या ईरान पर सैंक्शन लगा देना, फिर यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड पर टेंशन, फिर अलग अलग नॉर्म्स की वजह से अलग अलग इकोनॉमी में टेंशन, तो इन सभी ने क्या किया, ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट किया और इसने इकोनॉमिक की स्थिति को और ज़्यादा वर्स बनाया। जब पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हो गया हर तरफ, तो इसने क्या किया, चीज़ों को और भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया, और उसी का ये नतीजा है जो आपको आज इकोनॉमिक ग्रोथ इतना डाउन जाता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे ये भी एक कारण है। अब अंत में बचा कौन, बचता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर ही पूरा सहारा है। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी तभी जाकर के अब इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है, ये राइटर का मानना है। क्योंकि अब लिमिटेड रूम है हर किसी के लिए, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के को ज़्यादा अभी ऑब्वियसली एक्सपेंड नहीं किया जा पा रहा है। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा तब हम ये कह सकते हैं कि ये बाकी की चीज़ें जो ऑटोमेटिकली आगे जाएंगी। इसमें से एक जो की एरिया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तब कितना हेल्प होता है इकोनॉमी को। 1% ऑफ द जीडीपी जब हम स्पेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कैन बूस्ट रियल ग्रोथ ऑफ 2% वाइल क्रिएटिंग 1.3 मिलियन डायरेक्ट जॉब। एक एस्टिमेशन, एक स्टडी है S&P ग्लोबल की, और उन्होंने बताया कि जब 1% आप अपनी जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करोगे तो ये ऑब्वियसली क्रिएट करेगा 2% को, और दूसरी तरफ ये 1.3 मिलियन डायरेक्ट जॉब को भी क्रिएट करता है। तो इसीलिए कई बार पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की स्थिति थी, जब फिर से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था स्टेट को, फिर से रीसेटल किया जा रहा था स्टेट्स को, तो वहाँ पे ये देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा था। उसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है, उसके बाद या फिर चाइना की जो नीति रही 2008 के बाद, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम ग्रोथ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ग्रोथ को भी रिवाइव करता है। और भारत के पास नो डाउट ऐसी पॉलिसीज पहले से मौजूद हैं। अब इंडिया ने जिस तरीके से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए अनाउंस किया है, तो ये एक क्विक रिकवरी प्रोवाइड करेगा भारत को, और इसमें और कई सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IIFCL है, IRFC है, NIIF है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहीं पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का भी जिक्र करते हैं कि इस तरीके के बॉन्ड जो हैं वो इकोनॉमी को मदद पहुंचाते हैं। जैसे कि चाइना ने अपने यहाँ पर इस स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जारी किया था और उसने काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया था इकोनॉमी को, वैसे ही यहाँ पे भारत भी इसको यूज़ कर सकता है। साथ में जब हम ऐसी डील्स में को थोड़ा ईज़ बनाते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो वो और भी जगह पर मदद पहुँचाता है। जैसे कि जो अदर लोकल बॉडीज़ या बॉन्ड मार्केट्स हैं या जो बिजनेसमैन्स हैं, बैंकर्स हैं, उन सभी को हेल्प करता है इस तरीके का कोई भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाया जाता है या बॉन्ड्स लाए जाते हैं। साथ ही एट द टाइम व्हेन लिक्विडिटी इज़ एम्पल, कॉस्ट इज़ लो,
जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम लगेगा, तो लोग बोरो करेंगे और वो स्कैरी नहीं रह जाएगा और ये आगे लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को मदद पहुंचाएगा। अगला आर्टिकल है EIA नॉर्म्स के बारे में। इस पर पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आज एक्सप्लेन पेज पर था तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। GS पेपर 3 एनवायरनमेंट में एसोसिएट करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको मालूम है कि एक ड्राफ्ट पेश किया गया, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। इसके बारे में हम लोग बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, 2 से 3 दिन पहले का वीडियो होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ बैकग्राउंड को, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में, ये कब आया, कहाँ से आया, क्या फैक्ट है, हालांकि आज भी हम इसका जिक्र करेंगे, लेकिन आप उस वीडियो में जाकर के ज़रूर देख लेंगे। ये 2 से 3 दिन पहले की वीडियो में होगा। नोटिफिकेशन ड्राफ्ट आया 2020 का और इसको चूंकि पब्लिक डोमेन में लाया गया, ठीक है, कि इस पर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, क्या कुछ बदलाव करना है। तो लोगों ने इस कोरोना वायरस के एक्सटेंशन और ये जो लॉकडाउन इसकी वजह से कहा कि इसको 60 दिन के लिए ओपन रखा जाना चाहिए ताकि इस पर डिबेट डिस्कशन हो सके। लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि मैक्सिमम 20 दिन का एक्सटेंशन को दिया जाएगा किसी भी तरीके के डिस्कशन को आगे इम्प्लीमेंट करने में। आइए तो कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में साइन किया गया एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। इंडिया इनएक्टेड लॉज टू कंट्रोल वाटर एंड एयर पोल्यूशन सून आफ्टर। तो 1972 में सिग्नेटरी होने के बाद भारत ने अपने यहाँ पर एक तो एयर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और दूसरा वाटर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो वाटर एक्ट 1974 में आया और एयर एक्ट 1981 में आया, याद रखिएगा। उस समय में पोल्यूशन को एयर एक्ट से ही कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद भोपाल गैस लीक कांड होता है, एक बड़ा डिजास्टर होता है 1984 में। ज़रूरत पड़ी कि ऐसे किसी भी इंडस्ट्रीज़ को जो ऐसे इस तरीके का काम करते हैं, जो ऐसे कारखाना है, इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से नॉर्म्स होना चाहिए। यहाँ पर ह्यूमन के साथ साथ एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 में और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट अभी तक माना जाता है। तो जो प्रेजेंट ड्राफ्ट तैयार किया गया है EIA नॉर्म का, उसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि इससे जो 1986 का एक्ट है उसके कहीं ना कहीं पावर को कम किया जा रहा है। और इस तरीके से EIA नॉर्म्स पहली बार 1994 में बनाया गया था, ठीक है। तो पहले एक्ट आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके बाद EIA नॉर्म को 1994 में लाया गया ताकि लीगल फ्रेमवर्क्स वगैरह तैयार किया जा सके। नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट कर कोई करता है तो क्या पनिशमेंट होगा, किस तरीके से उसको काउंटर किया जाएगा। एंड इस नोटिफिकेशन के बाद जो नोटिफिकेशन आया वो आया 2006 में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, और अब ये अमेंड करके 2020 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कह सकते हैं। द कंटेंशन, अब इसमें विवाद क्या है, क्या दिक्कतें हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि हमने अभी तक 2 आर्टिकल को डिस्कस किया और दोनों में ही इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को का ही जिक्र किया गया है कि क्या परेशानी है। देखिए, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से अड़ंगा होता है किनके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जब जाती हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ पे कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हरियाली है, रिसोर्स रिच प्लेस आप उनको मान सकते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कंपनियां जाती हैं अपनी कंपनी को प्लेस करने के लिए। और उसी दौरान वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, एक तरफ तो वहाँ के लोगों को हेल्प मिलता है, पॉजिटिव हेल्प मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी वहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ता है। तो निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को भुगतना ना पड़े इसके लिए प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशंस को लाए जाते हैं। और जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता प्रोजेक्ट को, तब तक वो प्रोजेक्ट उस जगह पर प्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस से किसी प्रोजेक्ट को निकाल देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से क्लियरेंस लेने का जो तरीका है उसको आसान बना देते हैं, तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ पर क्लियरेंस लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी आसान तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सभी को नुकसान हो सकता है। तो कोई भी एक लापरवाही, जो पॉलिटिकल लापरवाही हो सकती है, पॉलिसी मेकर्स की लापरवाही हो सकती है, वो हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी हो सकती है। और यही बातें लगातार आर्टिकल्स में डिस्कस किया जा रहा है कि पावर्स को कम कर देना, EIA प्रोसेस को ईज कर देना, जाहिर तौर पर किसी को भी इसके लिए अकाउंटेबल ना रखना, है ना, कि जो भी एक्टिविस्ट होते हैं अगर वो किसी भी लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के आते हैं तो इंडस्ट्रीज को बाईपास कर देते हैं, या फिर अगर किसी अकाउंटेबिलिटी किसी प्रोजेक्ट को लेकर के नहीं रहेगी तो
तो इसको बाईपास करना नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने इसी एनवायरमेंटल एक्ट को तूल दिया था 2014 में, और वो सेम गवर्नमेंट आज 2020 में जब ड्राफ्ट लेकर के आ रही है तो उसको वो रिलैक्स नहीं कर सकती है, प्रोजेक्ट क्लियरेंस को आसान नहीं बना सकती है, जिसको लेकर के उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन किया था। तो रेड फ्लैग ऑब्वियसली है कि 2020 का जो ड्राफ्ट है उसमें क्या कुछ कमियां हैं। इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर रही है, पब्लिक एंगेजमेंट को कम करने की कोशिश कर रही है। एनवायरनमेंट के सेफगार्ड में पब्लिक इंटरप्शन और एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए जाहिर तौर पर, और उसको यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है समहाउ। और इसमें जो डेफिनेशंस वगैरह दिए जैसे कि बॉर्डर एरिया इज डिफाइंड एज एरिया falling within 100 kilometers aerial distance from line of actual control with bordering countries India। तो ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ से कितना रिच होगा, कितने एरिया तक का है, इन सबको इसमें डिफाइन भी किया गया है। एग्जेम्पशन किया गया है कुछ चीज़ों का, जो वाटरवेज प्रोजेक्ट हैं, इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मतलब कि अब अगर कोई भी नेशनल हाईवे, क्योंकि वाटरवेज प्रोजेक्ट में तो सारी चीज़ें आती हैं, तो नेशनल हाईवे भी वाइड अगर हो रहा है या नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट है तो उसको एग्जेम्प्ट करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी सड़क है जो फॉरेस्ट से होकर के निकल रही है, उसको फिर इस क्लियरेंस लेना ज़रूरी नहीं होगा, बिकॉज वो तो एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा कई सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1,50,000 स्क्वायर मीटर में बनाए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया इस ड्राफ्ट से। तो ऐसे चीज़ों को हटा देना एक क्वेश्चनेबल इशू बन जाता है, जहाँ पर पहले एनजीटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली विवाद उठाया है और गवर्नमेंट को आगाह किया है, उसको बाईपास करके इस तरीके का एक रिलीफ प्रोजेक्ट लेकर के आ जाना काफ़ी अपने आप में क्वेश्चनेबल है। लीगल क्वेश्चन क्या उठता है कि सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, दैट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सेटिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन ऑन मॉडरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो सेक्शन 3 क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी नए प्रोजेक्ट को, और अब उसको भी यहाँ पर बदल दिया गया है जो अभी नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। तो इस तरह के कई सारे और इवेंट हैं जिसको कि काफ़ी क्वेश्चनेबल रखा गया ड्राफ्ट में, इसीलिए पब्लिक अटेंशन को इस पर लाने की डिमांड हो रही है, पब्लिक डिबेट डिस्कशन को अराइज करने की डिमांड हो रही है। उसके लिए समय सरकार काफ़ी कम दे रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो भाई कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एससीओ के बारे में सवाल पूछा गया था, इसका आंसर ए है। जो लोग एक्सप्लेन करके आंसर को देते हैं उनका आंसर पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अब इवन जो लोग आंसर देते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स है, और जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं प्लीज़ आप लोग आंसर कीजिए। दूसरा सवाल पूछा गया था करतारपुर कॉरिडोर से, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे सी इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल मेंबरशिप से था, तो यहाँ पर इसमें से कौन मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर मेंबर में अफगानिस्तान आता है, बट फुल मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे फुल मेंबर खैर लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, दैट इज ए इसका आंसर होगा। एंड अगला सवाल था गुरु नानक देव जी से, तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो तीनों बिल्कुल सही गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो आज लेता ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग।